Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 7, that is the p block element, and topic for today is the interhalogen compound. Interhalogen, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि जब भी दो हेलोजन आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और जो कंपाउंड फॉर्म्ड होगा उसको बोलेंगे इंटरहेलोजन कंपाउंड. When two different halogens react with each other, then interhalogen compounds are formed. They can be assigned composition as XX dash, XX dash 3, XX dash 5, XX dash 7, where X is the halogen of large size and X dash is the smaller size. तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि जो हमारा फर्स्ट होगा वो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो बाद वाला होगा वो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. तो जब भी हम इनके कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्मेशन में इन चीज़ों को आपने ध्यान रखना है. अगर हम मान के चले सबसे लार्ज साइज की बात करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको हम बोलते हैं हेलोजन. इसमें से आयोडीन का साइज सबसे लार्ज है. तो आयोडीन के साथ जब हम फ्लोरीन को कंबाइन करेंगे तो क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, आई के साथ एफ भी कंबाइन हो सकता है, आई के साथ F3 भी कंबाइन हो सकता है, आई के साथ जो है F5 भी कंबाइन हो सकते हैं और आई के साथ F7 भी कंबाइन हो सकते हैं. क्यों? क्योंकि आयोडीन का साइज सबसे ज़्यादा है लार्ज और फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है स्मॉल. तो मैक्सिमम जो फ्लोरीन है वो आयोडीन के साथ कंबाइन हो सकते हैं. जब बात आती है क्लोरीन को कंबाइन करना है आयोडीन के साथ, तो फ्लोरीन से क्लोरीन का साइज क्या है, बड़ा है, तो उसमें 1 क्लोरीन भी कंबाइन हो सकता है और मैक्सिमम 3 क्लोरीन कंबाइन हो सकते हैं. जब बात आती है ब्रोमीन की तो ओनली 1 ब्रोमीन कैन कंबाइन विद आयोडीन. तो दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन. तो जो कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे, टेबल आपको जो बनानी है एनसीईआरटी में अलग अलग दी हुई है, वो किस बेसिस पे दी हुई है, XX डैश 3, 5, 7 इस बेसिस पे दी हुई है. लेकिन ये मेथड आपको इजी रहेगा लर्न करने के लिए. इससे फायदा क्या होगा, आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि आयोडीन के साथ जो फ्लोरीन है वो मैक्सिमम कंबाइन होंगे, 1, 3, 5 और 7 कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन क्लोरीन ओनली 1 और 3 कंबाइन होंगे. जब बात आएगी ब्रोमीन की तो ओनली 1 कंबाइन होगा. उसके बाद हम उससे जो थोड़ा सा छोटा है, दैट इज अगर हम बात करें आयोडीन के बाद ब्रोमीन की बात करेंगे तो ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन कंबाइन हो सकता है और क्लोरीन कंबाइन हो सकता है. आयोडीन उसके साथ कंबाइन नहीं होगा. तो ब्रोमीन के साथ 1 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और 5 फ्लोरीन ही कंबाइन हो सकते हैं, और ब्रोमीन के साथ अगर क्लोरीन को कंबाइन करेंगे तो ओनली 1. इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन को लेते हैं तो क्लोरीन के साथ सिर्फ फ्लोरीन कंबाइन होगा, और कितने कंबाइन हो सकते हैं, 1, 3 और 5. तो दीज आर द इंटरहेलोजन कंपाउंड. जब बात आती है प्रिपरेशन की, तो जब भी हम दो हेलोजेंस को आपस में कंबाइन करेंगे इट विल फॉर्म इंटरहेलोजन कंपाउंड. Cl2 कंबाइन विद F2 देन इट विल गिव ClF. इट विल डिपेंड्स ऑन द कंपोजिशन कि हम रेशो कितनी ले रहे हैं. अगर 1:3 रेशो लेंगे तो उस केस में जो आपको कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी Cl2 + 3F2, इट विल गिव 2ClF3. तो इसमें हमें ClF3 मिलेगा. अगर हम दोनों को इक्वल रेशो में लेते हैं देन इट विल गिव ClF. इस तरीके से I2 व्हेन कंबाइंड विद Cl2 इट विल गिव्स 2ICl. यहां पर भी 2ClF कर लेंगे इसको. अगर हम I2 + 3Cl2 को लेंगे तो इट विल गिव्स ICl3. तो अगर हम यहां पर देखें तो इसको यहां पर भी 2 टाइम्स कर लेंगे. तो ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई. तो दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इंटरहेलोजन कंपाउंड. अब आती है बात प्रॉपर्टीज की. तो जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स है उसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले दे आर कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड आर डायामैग्नेटिक इन नेचर. इनका जो नेचर है अगर हम बात करें तो डायामैग्नेटिक है और कोवेलेंट कंपाउंड है. कोवेलेंट क्यों है, क्योंकि शेयरिंग से बने हैं. दे आर वोलाटाइल, सॉलिड एंड लिक्विड्स. तो जो ज़्यादातर हमने यहाँ पर जो कंपाउंड बनाए हैं वो या तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट रूम टेम्परेचर, एक्सेप्ट ClF विच इज़ ए गैस एट 298 केल्विन. 298 का मतलब रूम टेम्परेचर पे जो ClF है वो क्या है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट वन, इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हेलोजन एक्सेप्ट F2. किसको छोड़ के, F2 को. बाकी के जो इंटरहेलोजन कंपाउंड्स है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है व्हाई इंटरहेलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ नॉर्मल हेलोजन. दिस इज बिकॉज XX डैश बॉन्ड इज वीकर देन दैट ऑफ XX बॉन्ड. ये XX डैश है और ये XX बॉन्ड है, दैट मीन्स दिस वन इज द हेलोजन एंड दिस वन इज इंटरहेलोजन. Reason for this one is overlapping of the orbital of the two dissimilar atom is less effective than that of the similar atom. अब जब हम एटम सिमिलर लेंगे तो वो हो जाएगा हेलोजन, लेकिन अगर हम क्या लेते हैं, डिसिमिलर एटम लेते हैं तो वो हो जाता है इंटरहेलोजन. और डिसिमिलर के अंदर जो ओवरलैपिंग का एक्सटेंट है वो
क्या रहेगा, कम रहेगा, जिसकी वजह से जो ओवरलैपिंग है वो लेस इफेक्टिव होगी और जो बॉन्ड होगा वो वीकर होगा। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड। अगर हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स का क्या करें, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब आपको जो रिएक्शन मिलती है उसके अंदर, जैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स एक्स डैश प्लस H2O, इट विल गिव्स एच एक्स डैश प्लस HOX। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो किसके साथ, OH के साथ कंबाइन होगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो H प्लस के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि जो वाटर है इट विल डिकम्पोज इन H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो जो OH नेगेटिव है वो X के साथ कंबाइन होगा और H पॉजिटिव X डैश के साथ कंबाइन होगा। क्यों, क्योंकि दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर ये बनाएगा। तो अगर हम यहाँ पर नोट करते हैं, जो हमारा स्मॉलर हेलोजन है इट विल फॉर्म ओनली हैलाइड, लेकिन जो लार्ज वाला हमारा है हेलोजन वो एनायन बनाएगा। कौन कौन से बना सकता है, अगर एक्स एक्स डैश की बात करें तो इट विल फॉर्म हाइपोहेलाइड, अगर एक्स एक्स डैश 3 की बात करें तो इट विल फॉर्म हेलाइट, एक्स एक्स डैश 5 की बात करें इट विल फॉर्म हेलेट, और एक्स एक्स डैश 7 की बात करें तो इट विल फॉर्म पर हेलेट। तो ये आपको नोट डाउन करना है इसको अच्छे से, कि इसमें जो हमारा लार्ज साइज होगा वो हेलेट, पर हेलेट, हेलाइट, हाइपोहेलाइट ये बनाएगा, लेकिन जो स्मॉल वाला हेलोजन है इट विल फॉर्म ओनली हेलाइड। अगर हम शेप की बात करें तो इंटर हेलोजन कंपाउंड में जो शेप होती है एक्स एक्स डैश की क्या होगी, लीनियर होगी, एक्स एक्स डैश 3 की क्या होगी, बैंड या टी शेप होगी, बैंड टी शेप, एक्स एक्स डैश जो 5 की होगी स्क्वायर पिरामिडल, एक्स एक्स डैश 7 जो है पेंटागनल बाई पिरामिडल। और ये शेप्स आपने ऑलरेडी क्लास 11th में भी की हुई हैं, जिसमें आपको शेप्स बनानी आती हैं और इनको आप ड्रॉ करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस भी मैक्सिमम रहते हैं। नेक्स्ट वन यूजेस की बात करें तो दीज कंपाउंड्स कैन बी यूज्ड एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर वेरी यूजफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। ClF3 एंड BrF3 आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ UF6 इन द इनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम 235। यूरेनियम 235 को इनरिच करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यूरेनियम प्लस ClF3 इट विल गिव्स यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड UF6 प्लस ClF। तो ये हमें क्या करता है, जो यूरेनियम है उसकी इनरिचमेंट कर देता है, उसमें से जो इंप्योरिटीज हैं उसको रिमूव कर देता है। तो इसको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज द ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 में जो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अगर हम इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले, जैसे आपने बाकी ग्रुप्स में किया, इसमें भी सबसे पहले क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज नोबल गैस NH2NP6 एक्सेप्ट हीलियम, किसको छोड़ के, हीलियम को, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दैट इज 1s2। अगर हम आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ड्यू टू द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिस वन हैव द हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट वन, अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यू शो करता है। क्यों, क्योंकि स्टेबल है तो इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। नेक्स्ट वन, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आए तो ऑल नोबल गैसेज आर कलरलेस, ओडोरलेस और टेस्टलेस, एंड ऑल नोबल गैसेज आर मोनो एटॉमिक। दैट मीन्स उनका जो सिंगल एटम है वही मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक। दे आर स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या है, बहुत ही स्प्रिंगली सॉल्युबल है, ना ही ज़्यादा ना ही बहुत कम। अगर हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर आएँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इसकी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसके पीछे एक कंसेप्ट है, जिसको एन बार्टलेट ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। सबसे पहले उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि जो ऑक्सीजन है उसको प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाया और एक रेड कलर का कंपाउंड बना। तो उसके मन में एक आइडिया आया कि जो अगर हम चेक करते हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की वो थी 1175 किलो जूल पर मोल, विच इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द जिनॉन whose वैल्यू इज 1170 किलो जूल पर मोल। तो उसको आइडिया आया कि अगर जब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट कर सकता है प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ, तो उसने जिनॉन को भी ट्राई किया, तो जिनॉन भी उसके साथ रिएक्ट करता और फर्स्ट रेड कलर का एक कंपाउंड फॉर्म्ड होता है XZPTF6, जिससे उसको ये लगा, आइडिया आया कि जो कंपाउंड अगर ये रिएक्ट करता है तो बाकी भी कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जो क्रिप्टॉन है उसके भी कुछ कंपाउंड मिलते हैं। हीलियम, नियोन और आर्गन के अभी तक कोई भी आप कंपाउंड
अभी तक तो नहीं बने हैं क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी नेग्लिजिबल है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो उनका साइज बढ़ता है, तो उनमें थोड़े से चांसेस आ जाते हैं रिएक्ट करने के। तो अभी जो कंपाउंड है जिनोन और क्रिप्टॉन के अभी तक कंपाउंड हमें यहाँ पर मिलते हैं, लेकिन कभी भी आर्गन, हीलियम, नियॉन के कंपाउंड नहीं मिलते हैं। इनको नोट डाउन करेंगे। एंड नेक्स्ट वन इज जिनोन फ्लोरीन कंपाउंड्स की अगर हम बात करें, वेन एवर जिनोन रिएक्ट विद फ्लोरीन इट विल फॉर्म कंपाउंड्स। अगर हम बात करें इसमें जो रेशो है वो डिफरेंट लेने पर आपको डिफरेंट कंपाउंड्स मिलेंगे। जैसे कि अगर हम जिनोन को फ्लोरीन के साथ कंबाइन करते हैं 673 और 1 बार पर, देन इट विल फॉर्म XeF2, बट हेयर वी टेक जिनोन इन एक्सेस। लेकिन अगर हम रेशो को चेंज कर दें 1:5 रेशो कर देते हैं, तो जिनोन व्हेन कंबाइन विद फ्लोरीन एट 873 केल्विन और 7 बार प्रेशर, देन इट विल फॉर्म XeF4। अगर रेशो को और बढ़ा देते हैं, दैट इज 1:20 रेशो, दैट मीन्स 1 पार्ट जिनोन का एंड 20 पार्ट्स किसके, फ्लोरीन के। और टेम्परेचर कितना ले, 573 और प्रेशर कितना 60 to 70 बार, देन व्हाट वी गेट XeF6। तो दीज आर द कंपाउंड ऑफ जिनोन। अगर हम XeF4 की बात करें तो ये हमारा एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है, ऑक्सीजन O2F2, दिस इज अगेन ए फ्लोरिनेटिंग एजेंट। ये क्या करेगा, फ्लोरीन को प्रोवाइड करेगा। फ्लोरीन XeF4 के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगी, XeF6। दिस इज अनदर मेथड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ XeF6। और ये हमारा O2F2 क्या है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है और रिलीज क्या कर देगा, ऑक्सीजन। XeF2, XeF4, XeF6 आर द कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सबलाइम readily at 298 Kelvin. They are powerful fluorinating agent and readily hydrolyze even by the traces of water. इनको थोड़ा सा भी अगर वाटर मिल जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। जैसे कि XeF2 when react with water it will form Xe plus 4HF plus O2। इसी तरीके से अगर हम XeF2 को किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटाफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं PF5 के साथ, देन इट विल फॉर्म XeF पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव, इट विल फॉर्म क्रिस्टलाइन सॉलिड। XeF4 प्लस SbF5 को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से एक फ्लोरीन क्या करेगा, रिलीज करेगा और SbF6 इसको गेन कर लेगा, तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस पे आएगा नेगेटिव। सिमिलरली XeF6 व्हेन रिएक्ट विद मेटल फ्लोराइड इट विल फॉर्म मेटल पॉजिटिव और XeF7 नेगेटिव। और मेटल क्या क्या हो सकती हैं, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम या सीजियम। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं जिनोन ऑक्सीजन कंपाउंड भी हम बना सकते हैं। उसमें हमें करना क्या है कि इसका हाइड्रोलिसिस करना है। XeF4 व्हेन हाइड्रोलाइज, दैट मीन्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर 12 मॉलिक्यूल इट विल फॉर्म्स Xe प्लस XeO3 प्लस HF प्लस 3O2। इसी तरीके से अगर हम XeF6 को रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस और पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे इट विल फॉर्म XeO3, तो XeF6 प्लस 3H2O गिव्स XeO3 प्लस 6HF। लेकिन अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं देन इट विल फॉर्म द कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन XeF6 प्लस H2O, 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे इट विल फॉर्म XeOF4 प्लस HF। अगर हम XeF6 को 2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं देन इट विल फॉर्म XeO2F2 प्लस 4HF। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक तो ये केमिकल रिएक्शंस आपको अच्छे से लर्न करनी है, दूसरा इसके स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो जो हमारा ग्रुप 18 है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एक तो ये रिएक्शंस आपको टिप्स में होनी चाहिए, दूसरा ये स्ट्रक्चर्स आपको पता होने चाहिए। जो आपने क्लास 11th में भी जो आपका चैप्टर था केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड ही कंसेप्ट है। जो वेस्पर थ्योरी है उसी के बेसिस पे स्ट्रक्चर बनते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें XeF2 दैट इज द लीनियर शेप, XeF4 दैट इज द स्क्वायर प्लेनर। अगर हम XeF6 की बात करें तो XeF6 क्या बनेगा, दैट इज डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। अगर हम XeOF4 की बात करें तो XeOF4 दैट इज द स्क्वायर पिरामिडल, और XeO3 की बात करें तो दैट इज द ट्रायगनल पिरामिडल। तो ये हमें इनकी शेप्स याद करनी है, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आपको, इसको नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन इज द यूज ऑफ नोबल गैसेज। अगर हम नोबल गैसेज के यूज की बात करें तो फर्स्ट वन हीलियम विच इज यूज्ड इन फिलिंग द बैलून्स फॉर मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। सेकेंड वन इज द गैस कूल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, उसमें यूज करते हैं। थर्ड वन लिक्विड हीलियम फाइंड यूज इन क्रायोजेनिक एजेंट फॉर द कैरिंग आउट द वेरियस एक्सपेरिमेंट एट लो टेम्परेचर। फोर्थ वन MRI जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। फिफ्थ वन डाइविंग अपरेटस जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, कंटेनिंग ऑक्सीजन डिल्यूट विद हीलियम, उसको यूज़ करते हैं। नियॉन विच इज़ यूज्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, किसके लिए, फॉर एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले के लिए हम यूज़ करते हैं। बॉटनिकल गार्डन और ग्रीन हाउस गैसेज जो ग्रीन हाउस होता है उसमें यूज़ किया जाता है। आर्गन
विच प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर इन हाई टेम्परेचर मेटलर्जिकल पर्पज, जैसे वेल्डिंग वगैरह करते हैं तो उसमें यूज़ किया जाता है। फिलिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब में इसको फिल किया जाता है, आर्गन को, जो पुराने बल्ब आते थे इनकैंसेंट लैम्प जिनको बोलते हैं, उसमें इसको फिल किया जाता है। इसके अलावा अगर हम क्रिप्टॉन जिनॉन की बात करें तो दीज आर यूज्ड फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ डिजाइनिंग ऑफ द बल्ब, जो स्पेशल टाइप के बल्ब होते हैं उनको डिजाइन करने में यूज किया जाता है। और रेडॉन क्या होता है, रेडियो एक्टिव है, तो रेडियो एक्टिव ट्रेसेस जो है एलिमेंट उनको फाइंड आउट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। तो दिस वन इज द चैप्टर जो आपका 7 है वो कंप्लीट हो चुका है, और इसमें से आपको जो डायग्राम्स हैं वो अच्छे से करने हैं, और इसकी जो रिएक्शंस है ग्रुप 18 की मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं, इन टेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अपने कंप्लीट करने हैं।